हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आखिरकार आज से अपन वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका इंतजार आप बहुत सारे दिनों से कर रहे थे। अपन 12th क्लास के थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव प्रजनन को स्टार्ट करने वाले हैं। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। आइए देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर या वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो इस चैप्टर के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देगा, उसको पढ़ेंगे। फिर रिप्रोडक्शन में एक स्पेसिफिक बेसिस पर टाइप्स क्या क्या है ये पढ़े जाएंगे। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर, संरचना को समझा जाएगा। और फिर हम उसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर आई आएगा। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो एनसीईआरटी का चैप्टर है ना, जो आपको अराउंड 14 नंबर पेज से स्टार्ट हुआ मिलेगा बुक के अंदर, उसके अंदर ये मेजर हेडिंग्स दी गई है। ये पूरे चैप्टर का डिवीजन है। सबसे पहले जो एनसीईआरटी है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करती है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करने के बाद गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि युग्मक निर्माण, कैसे स्पर्म्स और एग सेल्स बनती है, ये डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद में टॉपिक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो आर्तव चक्र है ना, इसके अंदर फीमेल्स या गर्ल्स के अंदर मंथली जो साइक्लिक चेंज आते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन, निषेचन, इम्प्लांटेशन, आरोपण की बात की जाएगी। फर्टिलाइजेशन में तो मेल और फीमेल गैमेट, मतलब कि स्पर्म और एग सेल आपस में फ्यूज होंगे, आपस में संलयित होंगे। और इम्प्लांटेशन या आरोपण के अंदर जो ब्लास्टोसिस नाम की स्ट्रक्चर होगी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। मैं केवल आपको मेजर हेडिंग्स बता रहा हूं। जो मदर की यूटेरस या गर्भाशय होता है, उसके अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट एंटर होगा, एम्बेडेड होगा, धस जाएगा, उसको इम्प्लांटेशन या आरोपण कहते हैं। डिटेल टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी, गर्भावस्था और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण विकास की बातें की जाएगी। मतलब मदर के वॉर्म के अंदर किस तरीके से जो भ्रूण या एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हम सब के बनने की स्टोरी होगी। फिर इसके बाद बात आएगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन का। 9 महीने जो बच्चा है वो अपनी मदर के यूटेरस या वॉर्म के अंदर रहेगा। उसके बाद में जब प्रसव प्रक्रिया से बच्चा पैदा होगा तो उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहेंगे। और लैक्टेशन के अंदर जब मदर अपनी बेबी को मिल्क से फीडिंग करेगी तो उससे रिलेटेड केयर को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ये चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था। पूरा चैप्टर इन 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके स्टार्टिंग पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बेसिक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेल और फीमेल दोनों के अंदर होने वाले जो साइक्लिक चेंज है उसके बारे में एनसीईआरटी पेज नंबर 42 पर एक पूरा साइक्लिक स्टोरी डिस्कस करती है। उस साइक्लिक स्टोरी की जो स्टार्टिंग है ना, वो होती है यहां से। 1 नंबर पर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। मतलब सबसे पहले आप किसी मेल या फीमेल के अंदर नर और मादा प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने के बाद उसमें गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण, मतलब उसमें स्पर्म्स एंड एग सेल के बनने को डिस्कस किया जाएगा। ये एक सिक्वेंशियल साइकिल है जो रिपीट होता जाता है हमारे अंदर, अभी आप समझ जाएंगे। फिर है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होगा, मेल के जो स्पर्म्स या शुक्राणु है ना, वो फीमेल की वेजाइना या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। ये हो गया इंसेमिनेशन। फिर आएगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन। वो मदर की बॉडी में होगा जिसके अंदर स्पर्म और एग सेल, जैसा थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपस में फ्यूज होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। ये तो सिंगल सेलुलर स्टेज होगी, ये मल्टी सेलुलर स्टेज होगी। ये आपको इंप्लांटेशन में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये आरोपण हो गया। उसके बाद गेस्टेशन, मतलब गर्भकाल की बात होगी। गर्भकाल के बाद पार्चुरेशन, प्रसव की बात होगी। और पार्चुरेशन के बाद चाइल्ड केयर एंड प्यूबर्टी। चाइल्ड केयर में तो जो न्यूबॉर्न है उसका कैसे ध्यान रखना है, ये टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। और प्यूबर्टी में क्या होगा, वो जो बच्चा पैदा हुआ था ना, अब वो वापस एडल्टहुड के अंदर वो वापस वयस्क हो रहा है, तो उसके वापस प्यूबर्टी में आने पर फिर से उसका क्या डेवलप हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो गया। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता जाता है। एक बड़े पैराग्राफ के अंदर एनसीईआरटी इसको डिटेल में समझा रही है, हमने शॉर्ट में समझ लिया। डिटेल इनकी आगे हर एक टॉपिक में आती जाएगी। अब आज के मेन टॉपिक पर आना स्टार्ट करते हैं। ये पीछे जो साइकिल समझाया था उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।
ये यूटेरस या वॉर्म के अंदर ली गई न्यू बॉर्न बेबी, सॉरी जो अभी तक बॉर्न नहीं हुआ है, जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, उसकी गर्भाशय में ली गई फोटो है। अब स्टार्टिंग बेसिक, सबसे पहले एक टर्म आता है एनिमल रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहां पर हम एनिमल के रेफरेंस से पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है सबको पता है, जब भी कोई लिविंग बीइंग अपने ही जैसे खुद के कैरेक्टर्स, वो भले एक्सटर्नल कैरेक्टर हो भले वो इंटरनल कैरेक्टर हो, खुद के ही जैसे कैरेक्टर्स रखने वाले एक न्यू बॉर्न को प्रोड्यूस करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपन एनिमल के रेफरेंस में बात करें, हम जंतुओं के रेफरेंस में बात करें तो इसके दो टाइप, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब इनमें आपस में अंतर क्या है, एकदम स्पेसिफिक पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। देखो अभी पिछली दोनों तीनों स्लाइड में हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को डिस्कस किया। तो जब भी वो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग सेल आपस में फ्यूज होंगे, तो जब भी ये फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने पर एक नया लिविंग बीइंग प्रोड्यूस होगा ना, तो उस प्रोसेस को हम कहा नाम देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर एक शब्द की शर्त बताएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो क्या हुई, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। जब भी निषेचन या फर्टिलाइजेशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, याद रख लेना हमेशा के लिए। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसका रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब क्या है कि जब भी मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बिना, वो नहीं होगा फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन के बिना एक न्यू बॉर्न पैदा होगा, एक नया सदस्य पैदा होगा, तो हम उसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देंगे। अब यहां पर इस स्लाइड को डिस्कस करने का रीजन एक टर्म है, वो है विविपेरस। एनसीईआरटी के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में इस टर्म को डिस्कस किया गया है, आइए समझते हैं इसको। देखो यहां पर तीन टर्म है, ये पहला है ओविपेरस, दूसरा है ओवोविविपेरस और तीसरा है विविपेरस। जो मदर होती है वो अपने न्यू बॉर्न को, अपने नए पैदा हुए बच्चे को किस तरीके से और किस जगह पर न्यूट्रिशन देती है, पोषण देती है, उसके बेसिस पर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन टाइप में बांटते हैं। पहला आता है ओविपेरस, इसको कहते हैं अंडज। दूसरा आता है ओवोविविपेरस, इसको कहते हैं अंडजरायुज। और तीसरा आता है विविपेरस, जिसको कहते हैं जरायुज। अब ह्यूमंस इस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स या स्तनधारी इस कैटेगरी में आते हैं। विविपेरस या जरायुज एनिमल्स उन्हें कहा जाता है जिसके अंदर मदर अपने अनबॉर्न, पैदा नहीं हुए बच्चे को अपने ही शरीर के अंदर न्यूट्रिशन या पोषण देती है। फिर इसका जो दूसरा टाइप है ओविपेरस या अंडज, इसके अंदर बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट या कीट आते हैं। इस टाइप के अंदर जो मदर्स है वो अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं देती, इसके अंदर एक एग नाम की स्ट्रक्चर के अंदर, जो अंडा आपने आए दिन मार्केट के अंदर देखा हुआ है, खाया हुआ है, उसी एग के अंदर न्यूबॉर्न का नरिशमेंट या पोषण होता है। अब अंडा खा तो हम लेते हैं, पर असलियत में उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो असलियत में थे किसके लिए, उस न्यूबॉर्न के लिए, जो कि हो सकता था कि उसके अंदर ग्रो करता, पर हमने खाया है, इसका मतलब वो वहां ग्रो नहीं कर रहा है। तीसरा ग्रुप इंटरेस्टिंग है, जिसे ओवोविविपेरस कहते हैं। ये अंडजरायुज है। ये हमारे ओविपेरस और विविपेरस दोनों टाइप के बीच की कंडीशन है। कि सर बीच की कंडीशन कैसे हो सकती है, देखो याद करो, अभी अभी आपको बताया कि इसके अंदर एग के अंदर नरिशमेंट होगा, इसके अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर नरिशमेंट होगा। तो यहां पर दोनों ही सिचुएशंस होती है। अगर आपको ये छोटा सा डायग्राम दिख रहा है तो यहां पर फिश के अंदर देखो, बॉडी के अंदर फिशेस दिखा रखी है। अब आपको ये याद होना चाहिए 11th क्लास के बेसिस पर कि नॉर्मली तो फिशेज जो है वो एग्स देती है, पर कुछ फिशेज ऐसे भी होती है, जैसे कि शार्क हो गई, शार्क की कुछ स्पीसीज हो गई, कुछ स्नेक हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए। ये क्या करते हैं, एग तो ले करते हैं, पर एग पहले इनकी खुद की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उस वक्त पोषण या नरिशमेंट पहले एग में भी मिलता है और फिर मदर की बॉडी में भी मिलता है। मतलब इनके अंदर एग की हैचिंग, एग का फटना या फूटना मदर की बॉडी के इनसाइड में ही होता है। फास्टली समराइज करूं तीनों को, ओविपेरस के अंदर नरिशमेंट एग के अंदर, ओवोविविपेरस में एग में भी, फीमेल की बॉडी में भी, और विविपेरस के अंदर नरिशमेंट केवल और केवल फीमेल की बॉडी के अंदर। आप समझ गए होंगे ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर प्रजनन तंत्र की संरचना का डिटेल
में दिया गया वर्णन। सबसे पहले बात होती है लोकेशन कि नर प्रजनन तंत्र कहां स्थित है। तो देखो ये हेड पार्ट, ये यहां पर थोरेसिक पार्ट के नीचे इस जगह पर है एब्डोमिनल पार्ट, नीचे एब्डोमिनल पार्ट या उदर गुहा कहते हैं जिसको। तो उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी का जो लोअर पार्ट है ना, नीचे का हिस्सा, उस हिस्से के अंदर नर प्रजनन तंत्र स्थित होता है। और नर प्रजनन तंत्र की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसे टेस्टिस और पेनिस कहते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर तो एब्डोमिनल कैविटी के भी बाहर पाई जाती है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो लोकेशन हो गई पैल्विक रीजन के अंदर, श्रोणी क्षेत्र के अंदर। फिर पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जितने पार्ट्स में बांटा जाता है उनका डिस्कशन है। पहला आता है टेस्टिस या वृषण, दूसरी आती है एसेसरी डक्ट्स, सहायक नलिकाएं, ग्लैंड्स, ग्रंथियां, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननांग। आप इसको ओवरव्यू में इस डायग्राम के अंदर आराम से समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले आया टेस्टिस, ये रहे टेस्टिस या वृषण। दूसरे नंबर पर आया एसेसरी डक्ट, ये देखो येलो कलर की ये जो कंटिन्यूस यू फोल्ड होकर इधर आ रही है, ये हो गई एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट के बाद आती है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स को हम यहां पर लोकेट करेंगे, यहां पर लोकेट करेंगे, ये 2-3 जगहों पर ग्लैंड्स लोकेट की जाएगी। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंदर पेनिस या सिसल नामक संरचना इंक्लूड होती है। ये केवल इंट्रोडक्टरी नेम्स हैं, डिटेल्स धीरे धीरे आती जाएगी। अब देखो बात होती है यहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राथमिक लैंगिक अंग वो ऑर्गन होता है जिसके अंदर गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। तो मेल के अंदर स्पर्म जो प्रोड्यूस करेगा, शुक्राणु जो निर्मित करेगा, वो हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और उसकी हेल्प करने वाले, मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करने वाले बाकी बचे हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है। अब टेस्टिस या वृषण के अंदर शुक्राणु निर्मित होते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया टेस्टिस। देखो डायग्राम के अंदर ये रहा यहां पर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर प्रोस्टेट या पुरस, देखो ये है प्रोस्टेट या पुरस, ये वाली ग्लैंड। फिर है सेमिनल वेसाइकल या शुक्राशय, यहां पर ये है सेमिनल वेसाइकल या शुक्राशय। फिर आता है वासा डेफरेंस या शुक्रवाहक, ये डक्ट है वासा डेफरेंस या शुक्रवाहक। फिर बात होती है एपिडिडाइमस या अधिवृषण की, ये है यहां टेस्टिस के ऊपर अरेंज हुआ एपिडिडाइमस या अधिवृषण। और फिर बात होती है पेनिस या सिशन की, जो ये स्ट्रक्चर रही। अब इस डायग्राम को पूरा समझने के लिए हम स्पर्म पाथवे डायग्राम को यूज करेंगे। अब स्पर्म पाथवे डायग्राम का मीनिंग क्या है? देखो अभी अभी हमारी बात हुई कि स्पर्म्स तो इस टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होंगे, तो यहां प्रोड्यूस होने के बाद वो बाहर निकलकर किस किस रास्ते से गुजरेंगे, ये जो पाथवे है इसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम को समझा जाता है। तो इसको समझाने के लिए मैं इस डायग्राम की लेबलिंग को नंबर वाइज स्टार्ट करता हूं। हर डायग्राम में याद रखना, अगर आप लेबलिंग को नंबर वाइज याद करते हैं तो आपके माइंड में सीक्वेंस इमेजिन हो जाता है, उसकी कल्पना आपके दिमाग में बन जाती है। 1 नंबर पर बात करेंगे हम स्क्रोटम की। स्क्रोटम या वृषण कोश, देखो ये जो थैली जैसी स्ट्रक्चर है ना, इसको स्क्रोटम या वृषण कोश कहा जाता है। इसके अंदर ये जो ओवल शेप या अंडाकार जो ये स्ट्रक्चर है, जो आपको लाइट पिंक कलर की दिख रही है, ये होते हैं टेस्टिस या वृषण। स्पर्म इसी के अंदर बनते हैं, शुक्राणु इसी के अंदर निर्मित होते हैं। अब स्पर्म बनेंगे और यहां से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर इस स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये है एपिडिडाइमस या अधिवृषण। तो शुक्राणु या स्पर्म टेस्टिस से निकले, एपिडिडाइमस में आए। एपिडिडाइमस में ये ऐसे मूव करते हैं, यहां नीचे की तरफ आते हैं और नीचे से इस वाली डक्ट में चले जाते हैं। तो चौथे नंबर पर आ गया आपके ये वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस, यहां से ये स्पर्म्स ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ये एनिमेटेड पेंटिंग है, ये कोई रियल डायग्राम है नहीं, तो यहां पर डायग्राम में कुछ एरर है। ये वासा डेफरेंस यहां से यूं इस यूरिनरी ब्लेडर या मूत्राशय के ऊपर से लूप बनाकर नीचे आता है, वो आगे एनसीईआरटी के रियल डायग्राम में आ जाएगा। अभी हम पाथवे को समझने की कोशिश करते हैं। देखो वासा डेफरेंस के बाद 5वें नंबर पर यहां पर ये देखो ये ग्लैंड सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल ये पाथवे में बीच में आती है। सेमिनल वेसाइकल से फ्लूइड निकलता है और स्पर्म्स या सीमन के साथ मिक्स हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये वाली ग्लैंड कवर अप होती है, जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड जब इंक्लूड हो जाएगा तो अब स्पर्म्स जो है वो इस पाथवे में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं वो पेनिस की तरफ जा रहा है। यहां पर एक ग्लैंड और आती है, तो नेक्स्ट पाथवे में जो ग्लैंड आने वाली है उसको कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड।
बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये रही, देखो इस जगह पर। फिर ये जो डक्ट है, इस नलिका को, इस डक्ट को जिससे स्पर्म्स बॉडी से बाहर निकलेंगे उसको कहा जाता है यूरेथ्रा। तो 8वें नंबर पर आ गया यूरेथ्रा। फिर यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस से होकर स्पर्म्स बाहर की तरफ निकल जाएंगे। अब कुछ लेबलिंग बच गई जो पाथवे के बीच में नहीं आई पर उसके आसपास कहीं ना कहीं अरेंज्ड है, वो लेबलिंग अब कर लेते हैं। 9वें नंबर पर देखो ये है यूरिनरी ब्लेडर या मूत्राशय। फिर 10वें नंबर पर ये हो गई एनस और ये हो गया रेक्टम। अब ये डायग्राम कौन से व्यू को दिखाता है? देखो ये हमारी बॉडी का प्लेन, इसमें से मैं अगर एक प्लेन को मेरी बॉडी के मिड से इस तरीके से काटूं तो इसको समझने के लिए दो प्लेन को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर की लेंथ है, तो अगर मैं इसकी लेंथ या एक्सिस के 90 डिग्री एंगल पर कोई डायग्राम कट करता हूं तो वो तो हो गया आपके ट्रांसवर्स सेक्शन, और अगर उसके पैरेलल या समानांतर कट करता हूं तो वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। तो ये डायग्राम है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब ये यहां से काटना जो स्टार्ट किया गया है पता नहीं कहां तक गया है, वहां के डायग्राम को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग एंगल से सिस्टम कैसे दिखाई देता है उन सबको स्टडी करेंगे। फास्टली मैं इस पाथवे को रिवाइज करा देता हूं, साथ साथ मन में आपको भी सोचना है। सबसे पहले स्क्रोटम, ये एक पाउच है, इस पाउच के अंदर टेस्टिस ये रहे, टेस्टिस से स्पर्म निकलेंगे और एपिडिडाइमस की तरफ जाएंगे। एपिडिडाइमस से आगे पाथवे जाएगा वासा डेफरेंस के फॉर्म में। वासा डेफरेंस ऊपर की तरफ, ऊपर किधर? एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाता है। फिर रास्ते में मिलता है यूरिनरी ब्लेडर, उसके ऊपर से लूप बनाकर इधर सेमिनल वेसाइकल आता है। सेमिनल वेसाइकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बाद यह बन जाता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जाता है पेनिस या सेशन के अंदर, और वहां से सीमन बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम आगे जाकर इजैकुलेशन नाम देंगे। तो देखो आगे की तरफ, मतलब मैं अगर इस तरीके से खड़ा हूं यूं, तो आगे की तरफ तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, और पीछे की तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बचे हुए या लास्ट वाले पार्ट आ गए, जिसके अंदर आपके एनस और रेक्टम इंक्लूड होते हैं। हेलो बच्चों, आई होप आज जो आपको थोड़ा सा अभी मैंने पढ़ाया है वो पूरा आपको समझ में आया होगा। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब उसको एडिटर में देख रहा था, उसके बाद की गई रिकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूं। मेरे फोन में एक छोटी सी दिक्कत आ रही है कि जो वीडियो है उसकी मिरर इमेज आती है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर टेक्स्ट उल्टे हैं। फोन में मुझे उसकी इन्वर्स करने की सेटिंग मिल नहीं रही, तो मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर आकर उसको रिवर्स करना पड़ रहा है। ये वाला लेक्चर मैंने 47 मिनट का एक पूरी क्लास रिकॉर्ड किया था, पर अब प्रॉब्लम क्या है कि सॉफ्टवेयर में जब मिरर करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट इतने ज्यादा टाइम ड्यूरेशन का अच्छे से हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये वीडियो एक तो 3 पार्ट में डिवाइड की जाएगी। दूसरा, जब मैंने एडिटिंग करते वक्त इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को देखा, जैसे कि कुछ जगहों पर स्क्रीन के अंदर फ्लैश आ रहा है, जैसे मेरी वॉइस नॉइज के जैसी, शोर के जैसी शायद सुनाई दे रही है, तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। तो अभी एक इस बात का सॉल्यूशन क्या है कि आपको ये जो चैनल है अपना डॉक्टर ईगल्स लैब, इसके अंदर देखो ये तो है वीडियोज, मैं आपको थोड़ा सा सर्फ करके दिखा देता हूं इसको। इसमें जब नीचे जाएंगे ना, तो देखो यहां पर है क्रिएटेड प्लेलिस्ट, जैसे देखो 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी मैं थोड़ी देर बाद यहां पर एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसका नाम रख दूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जो भी सीक्वेंस से वीडियो होंगे ना, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि लेंथ का, मतलब ज्यादा लंबाई का मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जिसमें एडिटिंग हो रही है मिरर इमेज की, वो एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, उतना टाइम नहीं है वेस्ट करने को। तो वीडियो छोटे छोटे रहेंगे, 15 मिनट से लेकर 20 मिनट के। मैं एक साथ आपके 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड कर दूंगा टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो आपको करना क्या है, यहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जिसका नाम होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके अंदर चैप्टर के सीक्वेंस से वीडियो होंगे। जब भी कोई वीडियो फिनिश होगा तो आपको लेफ्ट एंड राइट साइड्स में एक तरफ तो वही प्लेलिस्ट मिल जाएगी और एक तरफ आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो जब वीडियो खत्म हो रहा हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर देना है, उससे आपका नेक्स्ट सीक्वेंस वीडियो ओपन हो जाएगा। पढ़े और आप अपनी तरफ से भी सजेशंस दे कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट हम इन वीडियोस के अंदर कर सकते हैं। बाकी जब एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम इस वीडियो को रन कर रहे हैं तो हमें अपने आप भी पता चल रहा है कि ये चीज और इंप्रूव करनी है, इसको और बेटर करना है, वगैरह वगैरह। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्लेलिस्ट पे आने वाला है नेक्स्ट वीडियो,
उसको ओपन करें और टॉपिक को कंटिन्यूटी में आगे देखें। बाय।